हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम रामदेव अग्रवाल जी की जर्नी और उनकी सोच और तरीके के बारे में बात करेंगे, जिनको उन्होंने स्टॉक मार्केट में यूज़ किया और आज वो करोड़ों रुपए के मालिक बने हैं। रामदेव अग्रवाल जी अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बना। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट एक अथाह है, मतलब जिसको फ्यूचर दिखता है उसको दिखता है, और वही कंपनी किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती। जैसे संजय भट्टाचार्य जी को इन्फोसिस 94-95 में वो कंपनी 100 करोड़ में दिख गई थी, जो अब लाखों करोड़ों की हो गई है। उनको उस समय समझ आ गया था कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो 20-30 साल से लेकर बैठे हैं। और रामदेव अग्रवाल जी को 95-96 में एचडीएफसी बैंक का समझ आ गया था कि ये बहुत बड़ा बैंक बनने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन सी, मतलब बाजार में क्या दिख सकता है आपको, और फिर आपको उसमें कन्विक्शन आ जाए, और फिर पेशेंस। ये पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में जब रामदेव अग्रवाल जी 1987 में स्टॉक खरीदते थे तो 30-35 का भाव 50 रुपये होने पर भी बेच देते थे। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि उन्होंने बहुत पहले ही बेच दिया, जो स्टॉक आज 100 से 200 गुना हो गया है। तो 87-94 तक एज अ सीए बैलेंस शीट पढ़ते थे। उसमें से उनको थोड़ी बहुत वैल्यू समझ आने लगी थी कि कोई 100 का स्टॉक उनको 50 में मिल रहा है या 30 में, लेकिन क्वालिटी नहीं मालूम थी। मतलब प्रमोटर कैसा है, कंपनी की क्वालिटी कुछ पता नहीं था। बहुत बुकिश नॉलेज थी उनके पास। और उस टाइम पे अगर आप फिजिकल बैलेंस शीट उठा के पढ़ रहे हैं तो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर 94 के बाद रामदेव अग्रवाल जी को वॉरेन बफेट के बारे में पता चला। उनके बारे में पढ़ने के बाद पता चला कि रामदेव अग्रवाल जी को भी गुरु चाहिए। तो वो जब वॉरेन बफेट से मिले और उनसे जो सीखा, उससे उनको क्लियर रास्ता मिल गया और उनके डायरेक्शन पे रामदेव अग्रवाल जी चले। रामदेव अग्रवाल जी ने स्टार्ट ज़ीरो से किया था। वो खेती बाड़ी वाले घर से थे, तो उन्हें स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं था। कोई बिजनेस की बातचीत ही नहीं देखी थी उन्होंने। फिर सीए बनने के बाद ऑडिट किया तो कुछ कंपनीज देखी, तो समझ आया कि इनके भी शेयर्स होते हैं। तो धीरे धीरे समझ आता गया। फिर बैलेंस शीट्स पढ़ी। तो जब आप ज़ीरो से चालू करते हैं तो उसका बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। हर चीज़ सीखनी है आपको। बैलेंस शीट कहाँ से लानी है वो भी सीखना है। उसको पढ़ना कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करना है, और उसकी बेसिस पे कितना खरीदना है। और पैसा है नहीं आपके पास, मतलब ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो। तो आप कितना भी बड़ा ज्ञान ले आओ, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है तो आप कहाँ तक आगे बढ़ोगे। तो वही चीज़ों से आपको समझ आ जाता है। और उस टाइम पे रामदेव अग्रवाल जी को 1-2 लाख हर साल का मिलता था। तो बचेगा उसमें से 25 से 50 हज़ार रुपये। अभी तो बहुत लोगों को 25 से 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। तो 25 से 27 की उम्र में जिनको शेयर बाजार में करियर बनाना है, तो वो पहले साल ये 10 लाख रुपए कमा लेंगे, जो रामदेव अग्रवाल जी की लाइफ में 5 साल कमाई करने के बाद आए थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने पैसे से चालू करते हो और उसके ऊपर आप कितनी मेहनत करते हो। मेहनत तो रामदेव अग्रवाल जी ने स्टार्टिंग में बहुत की, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मालूम था। और उनके हिसाब से आप तब सीखते हो जब आपको स्टॉक मार्केट से मार पड़ती है, और जहाँ सही होते हो वहाँ 2 गुना 3 गुना भी होता है। तो उससे लालच भी आता है और डर भी आता है। जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, तो रामदेव अग्रवाल जी जैसे अभी 1000 करोड़ चला रहे हैं, तो छोटे से छोटा लॉस भी उनको 200 से 400 करोड़ का हो जाता है। तो उनकी अब लॉस करने की हिम्मत खत्म होती जा रही है, क्योंकि लॉस का साइज बड़ा होता जा रहा है। लेकिन लॉस कम लेंगे तो प्रॉफिट भी कम ही होगा, मतलब कि रिस्क कम लेंगे तो प्रॉफिट कम ही होगा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं खरीदना है। मैनेजमेंट विद बैड इंटीग्रिटी के साथ आपका उद्धार नहीं हो सकता, मतलब जिसका प्रमोटर या मैनेजमेंट सही नहीं है। 2000 तक इतना इंडेक्स था ही नहीं, ना तो कैलकुलेशंस पॉसिबल थे। मतलब 2002 से 2003 तक तो आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा और बाजार कितना बड़ा वो मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि एक जगह पोर्टफोलियो होता ही नहीं था, बिखरा हुआ रहता था। यहाँ 10 शेयर, यहाँ 200 शेयर, यहाँ 20 शेयर, किन्हीं 100 से 200 कंपनीज में। पहली बार रामदेव अग्रवाल जी ने 225 कंपनीज से कम करके 15 से 16 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखी इन 95-96। तो उससे एक जगह वैल्यूएशन आने लगा। उस समय रोज़ डायनेमिक वैल्यूएशंस नहीं आते थे, आपको फिजिकली जाके चेक करना पड़ता था सब। आपको बाजार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बाजार कितना बढ़ गया और मैं कहाँ रह गया। आप बस अपने पोर्टफोलियो की चिंता करें।
कि आप कंपनी कैसी खरीद रहे हो, किस भाव में खरीद रहे हो। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा फल मिलेगा। आप अगर कोई अच्छी कंपनी रीज़नेबल प्राइस पे खरीदते हो और अगर कंपनी ग्रो हो रही है 15 से 20% से, तो आपको 25 से 30% रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जिस दिन आपको समझ आए उस दिन खरीद लो, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज टॉप में हैं और सब कंपनीज बॉटम में। आज यदि इन्फोसिस टीसीएस बहुत बड़े हो गए हैं, तो बहुत छोटी कंपनीज भी चालू हो रही है। आज एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक लाखों करोड़ों के हो गए हैं, तो छोटे बैंक भी चालू हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बैंक लगता है कि यहाँ से 10 से 20 से 25 गुना हो सकता है। और जिस दिन वो समझ में आ जाए, मतलब आपकी भी थियोरी डेवलप होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको लगता है कि पैसे बनने वाले हैं और कौन कमाने वाला है। आप देखो कि कौन सी कंपनीज कमाने वाली है। अगर कंपनी ने अगले 10 से 20 साल में अगर 10 गुना कमाया, तो आपके 10 गुना पैसे होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। या तो 8 गुना होगा या तो 12 से 15 गुना होगा, कई बार 20 से 30 गुना भी हो जाता है। तो जितने स्पीड से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी अंडरलाइन कंपनी का उतनी ही स्पीड से आपको रिटर्न भी आएगा। तो बाज़ार की चिंता मत करो आप अपनी कंपनी की चिंता करो, क्योंकि बाज़ार बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि बाज़ार पे असर डालती है, लेकिन उसकी चिंता ना करें। हम ये देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में 15 से 20 कंपनीज जो है या नई एक कंपनी लानी है, उसमें मेहनत करें। रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कि वो अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं कि उनके पास जो कंपनीज है, तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है कि नहीं। उनके पास 20 से 22 कंपनीज है जो उनका उद्धार करने वाली है। बाकी बाजार में तो 1000 कंपनीज है, तो वो 980 कंपनीज में वो शॉर्ट है, मतलब उनके पास नहीं है। वो 980 कंपनीज अच्छा कर रही है, तो उनका क्या फ़ायदा। इंडेक्स के डायरेक्शन से पक्का मालूम पड़ता है कि बाजार अच्छा है या खराब, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें, और आप अपने पोर्टफोलियो अच्छा रखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा होगा। रामदेव अग्रवाल जी अच्छा बिजनेस मतलब उसकी क्वालिटी और उसके मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। ये दोनों अगर अच्छा हो तो कई बार कहते हैं कि भाव नहीं देखो तो भी सही हो जाता है। मतलब अगर ये दोनों सही है तो 90% काम हो गया आपका। 10 से 20 साल अच्छे रहे ये दोनों, तो आपके पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे। 5% 10% से बने या 10% 20% से बने, ये उस कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है और क्या भाव में खरीदा है उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छी कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट और थोड़ा रीजनेबल प्राइस। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता भी खरीदने की ज़रूरत है। कभी मिल गया सस्ता तो आपकी किस्मत की बात है, लेकिन मार्केट में करेक्शंस बहुत होंगे, तो आपके पैसे सीधी स्ट्रेट लाइन में बन ही नहीं सकते। उनके हिसाब से अगर आपको कोई आके ये कहता है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सब चाहते हैं उनके पैसे सीधे बने बिना किसी करेक्शन के, लेकिन वो होता नहीं है। तो रामदेव अग्रवाल जी का बेचने का डिसीजन तब होता है जब नया आइडिया आता है। आइडिया कहाँ और कब आएगा वो कुछ मालूम नहीं पड़ता। आज उसमें क्यूजीएलपी यानी क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जेविटी प्राइस लग रहा है, तो वो आइडिया चल के आता है आपके पास। अब उसको खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, उसके लिए पोर्टफोलियो में जगह बनानी पड़ती है। या तो ट्रिम करो पूरा पूरा, या कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया है जो 5% खरीदा था तो वो 7 से 8% हो गया है, तो उसका आधा परसेंट निकाल दो वहाँ से। या ये सोचो कि 25वीं कंपनी को निकालो और दूसरी लेकर आओ। कोई भी रीज़न से आपको वो जगह बनानी पड़ेगी आपके पोर्टफोलियो में, और उसी रीज़न से सेल होता है। सेल होने के दो कारण हैं, या तो नहीं चल रहा इसलिए, मतलब जो स्टॉक एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हो। दूसरा ये कि कुछ बहुत ज़्यादा चल गया हो, तो उसका डिस्प्रपोर्शनेट साइज हो गया हो, तो उसमें से भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये चीज़ एकदम आसान है, ये बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अच्छी कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट देखे। ये हो गया क्यू यानी क्वालिटी। ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, तो ही फ़ायदा होगा। फिर लंबे समय की ग्रोथ का सोचे आप। तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है वो सबको समझ में आ रहा है। अगर 10 से 20 साल की ग्रोथ का आप सोचेंगे तो वो आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। कई बार बाजार को लगता है कि किसी कंपनी में दम नहीं है, 5 से 10% ग्रोथ होगी, लेकिन आपको समझ आता है कि ये कंपनी में किसी भी रीज़न से 15 से 20% ग्रोथ होगी और बड़े अच्छे से अगले 10 से 15 साल ग्रोथ होगी।
तो एक तो क्वालिटी हो गया, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कुछ भी करो लेकिन ख़राब कंपनी मत खरीदो। दूसरा कि ग्रोइंग कंपनी लेके आओ, अच्छी लेकिन ग्रोइंग कंपनी जिसमें ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट हो और उसमें भी कंपनी में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे भी ग्रो कर सके। तो आपका हुआ क्यू और जी, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्जिटिविटी। और ये सब के लिए आप रीज़नेबल रहो। उल्टे सीधे दामों में लेने से हो सकता है तकलीफ़ हो जाए। ज़्यादातर देखा गया है कि पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस एक साथ नहीं आता, तो थोड़ा समझ के खरीदो, जो कि है पी मतलब प्राइस। आप क्वालिटी देखो और रीज़नेबल प्राइस पे खरीदो। जैसे 2003 में भारतीय टेली कंपनी में क्वालिटी तो थी, वो नंबर 1 कंपनी थी वायरलेस में, उसका क्वार्टरली ग्रोथ 100% था। अब इस टाइप की सिचुएशन में आपको 5,000 करोड़ की कंपनी पूरी मिल रही थी, 25 रुपये भाव था और 2,000 करोड़ का इक्विटी था। अगले 5 साल में कंपनी ने कमाए 30,000 करोड़ रुपए और शेयर का दाम 50 गुना बढ़ गया। तो यही चीज़ कहीं कहीं दिखता है, हर चीज़ हर आदमी नहीं देखेगा। बाजार में 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के। रामदेव अग्रवाल जी के एक्सपीरियंस से वो उन जगहों पे जाते हैं जहाँ उन्हें क्वालिटी दिखे तो वो इंटरेस्टेड है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और टाइम नहीं है तो आप फंड मैनेजर्स को पैसे दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस सर्च है। आइडिया कंसेप्शलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। रामदेव अग्रवाल जी को बुक से बहुत आइडियाज़ मिले हैं। वो कहते हैं कि एक दो बुक पढ़ो तो कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी शेयर खरीदने के लिए उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी कंपनी की और क्वालिटी मैनेजमेंट की, और दूसरा ग्रोथ। ये 2 फॉर्मूले लगा लिए तो जितना आप उस कंपनी में रहेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और बहुत सस्ता ना भी ले तो भी कोई बात नहीं, बस बहुत महंगा ना खरीदे। अगर आप इतना फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपकी वेल्थ बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए